Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है क्या है परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन क्या होती है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उस काम के बदले, आपके एफर्ट्स टाइम के बदले जो कंसिडरेशन में आपको मिलता है, यानी कि उसके बदले जो आपको मिलता है वो रेम्यूनरेशन है। जैसे कि आपकी सैलरी, तो सैलरी आपकी क्या हुई, रेम्यूनरेशन। परफॉर्मेंस यानी कि जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, और लिंक्ड यानी कि उससे जुड़ा हुआ, कनेक्ट किया गया। तो एफर्ट्स के बेस पे उससे कनेक्टेड जब आप सैलरी देते हो, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। कि कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही है उसी के बेस पे आपको रेम्यूनरेशन मिलेगी, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। कि ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपकी एक महीने की सैलरी मान लो 25,000 है, तो चाहे आप अच्छा परफॉर्म करो, बुरा परफॉर्म करो, नॉर्मल परफॉर्म करो, आपको 25,000 ही मिलेंगे। बट परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन का सिस्टम का मतलब क्या है, जैसी आपकी परफॉर्मेंस वैसी आपकी रेम्यूनरेशन। अगर आपने अच्छा किया तो और ज़्यादा बड़े मिलेगी आपकी सैलरी, अगर आपने कम अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, तो वो कट भी सकती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम। और इसका दूसरा नाम क्या है, पे फॉर परफॉर्मेंस। कि आप उस तरीके से पे करो जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। पे फॉर परफॉर्मेंस इज अ मेथड बाय विच एन इंडिविजुअल पे इंक्रीमेंट स्केड्यूल इज लिंक्ड टू हिज और हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। कि जिसके अंदर जो इंडिविजुअल को पे किया जाएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे उसके एफर्ट्स के बदले में कंसिडरेशन में देगी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा पे किया जाएगा। अगर उसने बुरा परफॉर्म किया है तो उसे कम पे किया जाएगा। वो हमारा क्या होता है, पे फॉर परफॉर्मेंस। और ये ज़्यादातर आपने सेल्स की जॉब में देखा होगा, जिसमें आपको टारगेट दिए जाते हैं। अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको ज़्यादा दिया जाता है, अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो आपकी सैलरी कम होती है। तो वो हमारा क्या होता है, पे फॉर परफॉर्मेंस। कि आप परफॉर्मेंस के बेस पे करो। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रिवॉर्ड करता है हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि जब आपको ये लगता है कि हम कैसा ही परफॉर्म कर लें, हमें मंथ का एक बेसिक पे ही दिया जाएगा, कि चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं, मुझे 25,000 मिलने हैं, 25,000 ही मिलेंगे, तो आप उतने एफर्ट्स नहीं डालते। बट अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा एफर्ट्स मैंने डाले, ज़्यादा काम मैंने किया, तो मुझे रिटर्न भी ज़्यादा ही मिलेगा, तो आप हाई परफॉर्मेंस के थ्रू ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हो। तो ये रिवॉर्ड करता है हाई परफॉर्मेंस को और एनकरेज भी करता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्डाइज पे की बजाय, कि एक स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर दे कि इतना आपको मिलना है हर मंथ, उसके बजाय परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या फिर पे फॉर परफॉर्मेंस लेके आ रही है, उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहला, स्टिम्युलेटिंग हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बाय कनेक्टिंग विद परफॉर्मेंस टू पे। कि जब आप पे को परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट करते हो, तो अभी मैंने बोला, तो आप क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ज़्यादा हमने परफॉर्म किया तभी हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तभी हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एक ना एक मोटिवेशन फैक्टर आप उनके अंदर डाल रहे हो, जो क्या कर रहा है, उन्हें एनकरेज कर रहा है हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देने के लिए। हाई परफॉर्मेंस कल्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर सबके साथ परफॉर्मेंस के बेस पे हो रहा है तो सब के सब मोटिवेट होंगे, और सब मोटिवेट होंगे तो सब बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि एट दी एंड उन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, अच्छे रिवॉर्ड मिले। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई परफॉर्मेंस कल्चर बन जाता है। व्यू जस्टिस एंड इक्वालिटी। अगर परफॉर्मेंस से के अकॉर्डिंग पे किया जाता है तो वो जस्टिस रहता है, यानी कि इक्वालिटी रहती है, कि भाई जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे ज़्यादा मिला, और उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, या फिर हमने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्डाइज रखते हैं ना, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनका स्टैंडर्डाइज पे है कि हर मंथ उन्हें 25,000 मिलेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, बट एट द एंड क्या हो रहा है, सबको सेम मनी मिल रहा है, तो वो क्या हो सकता है, डिससेटिस्फाई हो सकता है। बट अब अगर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको 50,000 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे ज़्यादा बेटर मिल रहा है, जो बुरा कर रहा है उसे कम मिल रहा है। तो इससे इक्वालिटी जस्टिस बनी रहती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है या डिससेटिस्फैक्शन नहीं आता। अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस देखो, ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक्टिविटी कौन सी होंगी, क्या क्या काम आपको करने हैं, वो सारे काम किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है उससे। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक्टिविटीज़ आपने अच्छे से परफॉर्म
की तो आपको सैलरी और इंक्रीमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको पैसे ज़्यादा अच्छा मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं की तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम बेटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। और अगर परफॉर्मेंस अच्छे से हुई, यानी कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हुई, तो डायरेक्टली वो किस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीवमेंट में। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और उसके अचीवमेंट में हेल्प करता है। और मोटिवेशन एंड रिटेंशन में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि आपको लगेगा कि जस्टिस है तो आप मोटिवेट रहोगे कि हमारे साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, भेदभाव नहीं हो रहा, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे अच्छा मिल रहा है, जो बुरा कर रहा है उसे बुरा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सेटिस्फाई रहोगे। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे चूज करती है तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, आप कंपनी के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखो कि आपके पूरे बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी है। उसके बाद रूट कोज आइडेंटिफाई करो कि पुअर परफॉर्मेंस अगर हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे टाटा कंपनी है तो ओवरऑल टाटा की क्या स्ट्रैटेजी है ये देखना। फिर ये देखना कि अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पुअर परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। फिर जो है आइडेंटिफाई द कंपनी की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब टाटा के अंदर टाटा के बहुत से बिजनेसेस हैं, तो जो एसबीयूज हैं कि सोल्ट की यानी कि फूड की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, आयरन की अलग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसके जो जिस भी फील्ड में अच्छे से काम नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर फील्ड का आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो। मान लो कि जो वो व्हीकल्स बनाते हैं, टाटा मोटर्स है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही, वहाँ पे हमारी पुअर परफॉर्मेंस है, तो उस जो टाटा मोटर्स है उनका ऑब्जेक्टिव देखो कि क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव और वो कैसे वर्क कर रहे हैं। फिर क्रिएट अ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हम यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हम वैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप अब क्या करोगे, एक नया फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उस पुअर परफॉर्मिंग यूनिट के लिए डिस्क्राइब करोगे। उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करोगे। अब ये चीज़ याद रखना कि जैसे हमने क्या लिया, ये पूरी टाटा कंपनी है, पहले तो ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस देखा कि उसका क्या स्ट्रेटजी है, फिर आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस जहाँ से आ रही है उसके पीछे क्या रीज़न है। और हमें पता चला कि जो टाटा मोटर्स हैं वो क्या है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वहाँ पुअर परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले तो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखो कि क्या है, फिर उसी के स्टडी करते हुए आप उनके स्ट्रेटजिक और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बनाओ कि इनके अब स्ट्रेटजिक और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं और ये कैसे अचीव होंगे। जब एम्प्लॉयज़ इनके टुवर्ड्स वर्क करेंगे, एम्प्लॉयज़ इनको अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। और आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हो, सब आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसा काम करो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हों, बट आपको कैसे पता होगा। आपको क्या किया जाएगा, आपको जब कोई ऑब्जेक्टिव दे देगा ना कि भाई आपको ये काम करना है, तभी तो आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्लियरली बता देना कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको उनका ऑब्जेक्टिव बता देना, ताकि ये जो हमने फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाए हैं ये हम अचीव कर सकें। तो एम्प्लॉयज़ की क्लियर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना कि भाई आपके ये ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। उनके साथ एंगेज्ड रहना, यानी कि उनसे मिलते रहना, लगातार देखते रहना कि वो सही से उस ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फाइनली कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़ ऑन ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर जैसा भी उन्होंने परफॉर्म किया है उनके हर तरीके पे, हर साइड ऑफ परफॉर्मेंस पे आपको क्या करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। जहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ पे भी कम्युनिकेट करो, जहाँ वो मॉडरेट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी कम्युनिकेट करो, जहाँ वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर भी कम्युनिकेट करो। इस तरीके से आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को डिज़ाइन करते हो। और ये चीज़ याद रख लो कि प्लान जो है ना वो एंड नहीं है, वो एक शुरुआत है। आपने ये प्लान बनाया है, ये एक बिगिनिंग है ना कि एंड। ये प्लान बनाया जिसको अब एग्जीक्यूट करना है, उसे लगातार वर्क करना है, सो ये क्या है, एक बिगिनिंग है ना कि एंड। तो ये हमारी है प्रोसेस परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की, जिसमें सबसे पहले ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी, फिर पुअर कहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है उनका स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव देखना, फिर नए फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करना, उनको कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ, एंगेजमेंट को इंश्योर करना, अगर कोई और कमी आ रही है, जितनी भी परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट है उन सब के साथ कम्युनिकेट करना, और जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसको उतना ही ज़्यादा पे करना।
नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो जो हमारे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हैं वो चार तरीके से हो सकते हैं कि या तो हम इंडिविजुअल को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे सकते हैं, या एक टीम या ग्रुप को दे सकते हैं, या पूरे प्लांट को दे सकते हैं, या पूरे कॉर्पोरेट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। देखो जैसे हमने टाटा का एग्जाम्पल लिया था, तो कॉर्पोरेट क्या हो गई, सारा टाटा का हर एक बिजनेस, टाटा सोल्ट, टाटा आयरन, जो भी है सारी चीज़ें, व्हीकल्स वगैरह सब आ जाए उसमें। और उसके बाद हमारा क्या आता है, सिर्फ एक प्लांट को देखिए कि टाटा मोटर्स को हम सिर्फ ले लें तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लांट बेस्ड। अब उसके अंदर भी टाटा मोटर्स के अंदर जो टीम वर्क कर रही हैं उनके अकॉर्डिंग पे करें तो वो टीम बेस्ड हो जाता है। और टीम के भी बजाय इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे डिज़ाइन करते हैं तो वो इंडिविजुअल बेस्ड प्लान होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ, इंडिविजुअल बेस्ड प्लान, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देते हो। तो इसके अंदर तीन प्लान हो सकते हैं। एक तो मेरिट पे। मेरिट पे क्या होता है, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अंदर क्या कर देना, इंक्रीमेंट कर देना। वो हमारा क्या होगा, परमानेंट इंक्रीमेंट होगा कि आपको अभी तक 25,000 मिल रहे थे बिकॉज आपने अच्छा परफॉर्म किया, अब आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,000 हो गई है। आने वाले टाइम में अब आपको हर महीने 35,000 तो कम से कम मिलेंगे ही। तो वो हमारा क्या होता है, मेरिट पे। उसके बाद है बोनस। जैसे मेरिट पे होता है वैसे ही बोनस होता है, बट ये टेम्परेरी होता है कि आपने इस महीने अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो इस महीने आपको 25,000 की जगह 35,000 मिलेंगे। अगली बार आपकी बेसिक सैलरी फिर से 25,000 ही होगी। अगर आपने फिर से अच्छा परफॉर्म किया तो फिर से बोनस ऐड हो जाएगा। तो वो तो क्या होता है, ये है टेम्परेरी। ऐसा नहीं है कि एक बार ऐड हो गया तो परमानेंटली आपको मिलता रहेगा। बट मेरिट पे का मतलब क्या है, सैलरी में परमानेंट इंक्रीमेंट हो जाना। फिर है अवार्ड्स, कि आप उनको अवार्ड्स दे सकते हो कि आप बेस्ट एम्प्लॉय रहे हो, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे करके आप उन्हें क्या कर सकते हो, अवार्ड दे सकते हो। तो ये तो क्या है, इंडिविजुअल बेस्ड प्लान, जो उनके परफॉर्मेंस रिलेटेड आप उन्हें दे सकते हो। अब है टीम बेस्ड प्लान, कि एक टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे ज़्यादा सैलरी या उसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देना, और अगर वो बुरा परफॉर्म कर रही है तो उसका कम कर देना। अब इंडिविजुअल में तो सिर्फ हम एक एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे थे, टीम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं। तो ये जो बेनिफिट होगा ना, ये सारी टीम को मिलेगा। टीम के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर तीन प्लान होते हैं, प्रोडक्शन बोनस प्लान, कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान और टॉर्ने प्लान। तो प्रोडक्शन बोनस प्लान क्या है कि आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर देते हो कि आप चाहते हो कि ये जो आपने टीम बना रखी है ए, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ टीम होते हैं, तो हमने एक टीम ले ली, टीम ए। आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बता दी कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इस महीने में 50,000 यूनिट बनाएंगे। ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और एक्चुअल जो इनकी परफॉर्मेंस है, मान लो इन्होंने 70,000 यूनिट बना दी, तो अगर ये आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन करते हैं, तो आप इन्हें क्या करते हो, इनको इंक्रीमेंट करते हो, इनकी सैलरी बढ़ा देते हो इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया प्रोडक्शन के अंदर। तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन बोनस प्लान, कि जो आपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बताई थी कि इतनी आपको करनी है, आपके एम्प्लॉयज़ ने उससे ज़्यादा कर दी है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा है, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा है, तो आप उनकी पे को बढ़ा दोगे जितने भी एम्प्लॉयज़ उस टीम के अंदर हैं उसकी। तो वो हमारा होता है प्रोडक्शन बोनस प्लान। कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान क्या है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बताते हो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, मान लो कि आपको एक महीने में 1,00,000 रुपए ही आपको क्या करने हैं, खर्च करने हैं, और एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ 80,000 ही खर्च किए, यानी कि 20,000 अपनी तरफ से बचा लिए, कॉस्ट के अंदर एफिशिएंसी लेके आए। तो अगर आपकी टीम आपकी कॉस्ट को कम कर देती है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप उनके पे को इम्प्रूव करते हो, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान। पहला क्या था, प्रोडक्शन बोनस प्लान, कि प्रोडक्शन अच्छी करने की बजाय पे को इंक्रीज करना, और सेकंड है कॉस्ट एफिशिएंसी, की कॉस्ट को रिड्यूस करने की वजह से आप अपनी टीम की पे को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान। नाउ टॉर्ने प्लान क्या है, ये भी कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान जैसा ही है, बट इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट पे फोकस करते हो, कि पहले आपकी जो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट थी, कि जो HR है, लेबर कॉस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर वर्कर्स हैं उनके ऊपर स्पेंड किया जाने वाला पैसा लेबर कॉस्ट में आता है। जैसे आप उन्हें वेजेस दोगे, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके लिए पानी, इन सब का अरेंजमेंट कर रहे हो, तो वो खर्चा अगर जो आपने स्टैंडर्ड सोचा था एक्चुअल उससे कम है, तो जब आप उनकी प्रोडक्शन मीन्स क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, कि जैसा खर्चा आपने लेबर कॉस्ट का सोचा था एक्चुअल में वो कम रहा है, तो उसकी वजह से जब आप उनको पे इंक्रीज करते हो तो दैट इज टॉर्ने प्लान। तो पहला इंडिविजुअल बेस्ड प्लान, जो इंडिविजुअल को दिया जाएगा, टीम बेस्ड जो पूरी टीम को दिया जाएगा, देन प्लांट वाइड प्लान, पूरे प्लांट को दिया जाएगा।
जैसे हमने टाटा एग्जांपल लिया था, तो टाटा सोल्ट एक प्लांट हो जाएगा, टाटा मोटर्स एक प्लांट हो जाएगा। तो ये जो टाटा मोटर्स है, अगर हमें ये प्लांट वाइड प्लान का मतलब क्या है, अगर ये प्लान बनाया है तो इस टाटा मोटर्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे ना, उन सबको ये प्लान, ये बेनिफिट मिलेगा। वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट वाइड प्लान, जिसके अंदर पहला है स्केलन प्लान। स्केलन प्लान क्या होता है कि आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हो बिकॉज ऑफ द सजेशंस, कि आपके एम्प्लॉयज़ ने लेबर कॉस्ट को सेव करने के लिए आपको सजेशंस दिए, और उस सजेशंस की वजह से, यानी कि उन्होंने जो एडवाइस दी थी उसकी वजह से एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने आपके लिए कोई ना कोई बेनिफिट दिया है कि एम्प्लॉयज़ आए, उन्होंने आपको सजेशन दिया कि आप इस तरीके से काम करो, हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, और वही एक्चुअल में हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने हेल्प की है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप तब उन्हें ज़्यादा इंक्रीमेंट करते हो। तो दैट इज़ स्केलन प्लान, कि उनके सजेशंस की वजह से, एक फेवरेबल सजेशन उनकी तरफ से आया है तो आप उनकी पे को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज स्केलन प्लान। सेकंड इज रकर प्लान, इट यूजेस ऑफ आर लेस इलेबरेट पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड रिवॉर्ड फॉर पार्टिसिपेशन, कि जब आप इसमें सिर्फ सजेशन की आप बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ क्या पार्टिसिपेशन की, कि उसमें तो सिर्फ वो क्या कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, बट रकर प्लान में वो पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। तो अगर उनके पार्टिसिपेशन की वजह से बेनिफिट होता है, तो जब हम उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हैं, दैट इज़ रकर प्लान। तो स्केलन प्लान का मतलब क्या है, उनके सजेशंस की वजह से फेवरेबल आउटकम आए तो हमने उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया। रकर प्लान क्या है, उनके पार्टिसिपेशन की वजह से फेवरेबल आउटकम आए और हमने उन्हें रिवॉर्ड किया। इम्प्रो शेयर क्या है, जिसके अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट उनसे क्या किया जाता है, कंसल्टेशन किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी कंसल्ट देम, कि आप उनसे कंसल्ट करते हो, मीन्स उनके साथ बस डिस्कस करते हो कि हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, उनसे थोड़ा बहुत कंसल्ट किया। अगर कंसल्टेशन से भी आपको कोई बेनिफिट हो रहा है और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट लेके आ रहा है रिजल्ट में, तो उसे भी आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। और जब आप उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हो फॉर द कंसल्टेंसी, दैट इज इम्प्रो शेयर प्लान। सो ये क्या थे, प्लांट वाइड, स्केलन, रकर एंड इम्प्रो शेयर। नाउ कॉर्पोरेट वाइड प्लान। कॉर्पोरेट वाइड प्लान का मतलब क्या है, जैसे टाटा के अंदर टाटा सोल्ट, टाटा मोटर्स, जो भी सबको मिलेगा, सभी के एम्प्लॉयज़ चाहे वो किसी भी प्लांट से बिलोंग करते हो, सबको वो बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉर्पोरेट वाइड प्लान। तो इसमें फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, कि मान लो टाटा की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और उनके पास पैसा है, कि उन्हें लगता है कि उनके एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया तो वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वो सबको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, प्रॉफिट उनके बीच में प्रॉफिट को बांट देते हैं, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। द प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड इकोनॉमिक शेयरिंग रूल दैट डेफिनेट द स्प्लिट ऑफ गेन बिटवीन द कंपनी एज अ प्रिंसिपल एंड एम्प्लॉयज़ एज अ एजेंट, कि कंपनी देने वाली है और एजेंट कौन हुए, एम्प्लॉयज़ जो रिसीव करेंगे, कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो एम्प्लॉयज़ को भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। देन स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ये भी एक कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसके अंदर वो क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को नंबर ऑफ स्टॉक दे देती है कि वो कंपनी के शेयर खरीद लें, तो वो हमारा क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन। इट इज़ ग्रांटेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ एज अ कंपेंसेशन ऑफ वर्क, कि एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड ही मिल रहा है, जिसके अंदर वो उन्हें अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। स्पेसिफिक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर बता देती हैं कि इतने ही खरीद सकते हो, वो क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन। तो प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन। थर्ड हमारा क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ये जो है स्टॉक ऑप्शन की वाइडर फॉर्म है, और ये किस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है कि वो ओनर ही बन जाएं, कि वो एक इतने शेयर खरीद सकते हैं कंपनी के कि वो ओनरशिप को ले सकें। मान लो कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसे अपने शेयर्स को बेचना पड़ेगा, तो बाहर वालों को बेचने की बजाय, किसी और कंपनी को बेचने की बजाय आप अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को सेल कर सकते हो, और दैट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ओनरशिप प्लान। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉर्पोरेट वाइड प्लान क्या है, जो हर एक एम्प्लॉय को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी प्लांट से बिलोंग करते हो, और ये सबसे वाइडर प्लान है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कि आप पे फॉर परफॉर्मेंस करते हो तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली आप मोटिवेटेड रहते हो, आपको ये लगता है कि जैसा आप काम कर रहे हो आपको वैसे ही पैसे मिलेंगे, तो आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हो। मोटिवेशन एंड रिटेंशन रहती है, बिकॉज आप सेटिस्फैक्शन रहती है, आपको इक्वालिटी रहती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो आप मोटिवेटेड रहते हो और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहते हो। एंश्योर कंसिस्टेंसी इन पेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस के बेस पे पे कर रहे हो ना, तो आपको
लगातार वैसे ही पैसे मिलते रहेंगे जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। तो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, बेटर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर मीन्स परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहेंगे ताकि हम ज़्यादा इंक्रीमेंट को ले सकें। और पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, एक अच्छा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नो एश्योर्ड मोटिवेशन, कि हम बोल तो रहे हैं कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मोटिवेट करता है, बट ज़रूरी नहीं कि ये सबको मोटिवेट करे। कुछ लोग स्टैंडर्ड पे से ही मोटिवेट रहते हैं कि मैं कैसा ही परफॉर्म करूं, मुझे हर महीने एक लिमिटेड इनकम मिलनी चाहिए, तो सबको मोटिवेट करे ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है। कई बार इवैल्यूएशन की वजह से आप डिससेटिस्फाई भी हो जाते हो कि मेरी परफॉर्मेंस इस बार मैंने एफर्ट्स तो डाले बट मैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपको कम सैलरी मिली, तो वो आपको डिससेटिस्फाई भी कर सकता है। और आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो क्वालिटी से, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि जैसा आप परफॉर्म करोगे, जितनी यूनिट आप बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, तो आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को बनाने की कोशिश करते हो। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव साइड है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।